हाँ जी, कैसे हो? राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में मेवाड़ रियासत की। और मेवाड़ रियासत में हमने कल क्या पढ़ा, एक बार 5 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने तेज सिंह, एक शासक पढ़ा था, तेज सिंह। कौन सा शासक था? तेज सिंह। इस तेज सिंह के टाइम पर आपको दो तीन चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इसके समय मेवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो चित्रित किया गया था। क्या नाम था उसका? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ था ये चित्रित किया गया था। कब की बात है? बात है 1260 ईस्वी की। और इस ग्रंथ के जो चित्रकार थे वो कौन थे? कमल चंद थे। कौन थे? कमल चंद थे, है ना। जैतर सिंह की एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था जैतल देवी। क्या नाम है? जैतल देवी। और इस जैतल देवी ने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था, उस मंदिर का नाम था पार्श्वनाथ जी का मंदिर। ये पार्श्वनाथ जी कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन? पार्श्वनाथ। तो आपको तीन ही चीज याद रखनी है। किसके बारे में? तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह के टाइम पर जो था, इसमें एक मेवाड़ में चित्रित ग्रंथ किया गया, जो चित्रित किया गया था उसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बात कब की है? 1260 की है। इस चित्र के चित्रकार कौन थे? तो कमलचंद थे। तेज सिंह की पत्नी कौन थी? तो जैतल देवी थी। इस जैतल देवी के द्वारा पार्श्वनाथ जी का मंदिर बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? चित्तौड़ में बनाया गया था। और पार्श्वनाथ जी हैं कौन? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। इतनी बात हमने की थी। उसके बाद में एक आगे का शासक बनता है, उस शासक का नाम है रतन समर सिंह। क्या नाम है शासक का? समर सिंह। इस समर सिंह के दो पुत्र थे। क्या क्या नाम था? कमेंट करो। एक का नाम है रतन सिंह और एक पुत्र जो है वो है कुंभकर्ण। कौन है? कुंभकर्ण। अब रतन सिंह तो आपको पता है कि जो बड़ा बेटा है वो बड़ा बेटा तो क्या करेगा? राजा बनेगा। भाई जो भी बड़ा बेटा है उस बड़ा बेटा तो क्या बनेगा? राजा। और राजा भी कहाँ का बनेगा? चित्तौड़ का बनेगा। ये जो छोटे वाले बेटे हैं, ये छोटा कोई भी बेटा वगैरह होता है तो वो क्या बनते हैं? सामंत बनते हैं, जागीरदार बनते हैं, या किसी ठिकाने के ठिकानेदार बन जाए। लेकिन कुंभकर्ण जो है ये नेपाल चला जाता है और नेपाल में जाकर क्या कर देता है? गुहिल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। तो नेपाल में जो गुहिल वंश है उनका संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे कुंभकर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नेपाल में जो गुहिल वंश है वो किसके उत्तराधिकारी हैं, तो आप कहोगे कुंभकर्ण के उत्तराधिकारी, क्योंकि वहां पर स्थापना कौन करता है? कुंभकर्ण करता है। कुंभकर्ण किसका बेटा है? तो अपने पिता का। लेकिन इस पिता का नाम क्या है? समर सिंह नाम है। आपको थोड़ी सी चीजें यह ध्यान रखनी है। रतन सिंह करता है, चित्तौड़ का राजा बन जाता है। तो अब हम बात करेंगे रतन सिंह की। बात करते हैं रतन सिंह की। रतन सिंह का शासनकाल की बात करूं तो 1302 से लेकर 1303, मात्र एक साल के लिए राजा बनते हैं। और इसके पीछे भी क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। हमने कल कारणों की बात की थी कि कोई भी शासक जो है वो अटैक क्यों करता है एक दूसरे शासक पर। तो इसके पीछे कारण ये है कि एक कारण तो ये कि वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। भाई हर राजा है, जो भी शासक है वो ये चाहता है कि मेरे साम्राज्य में विस्तार हो, मैं अपने क्षेत्र पे विस्तार करूं, मैं अधिक से अधिक क्षेत्र जो है उनको विजित करके अपने अधीन कर लूं, ताकि लोग जो है मुझे क्या करे? सलाम ठोके, यानी लोगों को मैं क्या कर लूं? अपनी अधीनता स्वीकार करवा लूं। तो इसने अटैक किया अपने साम्राज्य विस्तार नीति के कारण। पहला तो कारणों की बात करें तो एक कारण क्या हो जाएगा? साम्राज्य विस्तार की नीति। कौन सा है? साम्राज्य विस्तार की नीति। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। दूसरे कारण की हमने बात की थी कि इस चित्तौड़ का एक सामरिक महत्व था अपने आप में। क्या होता है सामरिक महत्व? हम बात करेंगे। चित्तौड़ एक पहाड़ी पर स्थित है। चित्तौड़ जो किला है वो अपने आप में बहुत बड़ा किला है। उसके अंदर खेती भी की जाती है, लिविंग फोर्ट जिसे बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो चित्तौड़ के अंदर खेती भी होती है। चित्तौड़ का किला इतना बड़ा है कि कोई भी 30,000 तक की आबादी उस दुर्ग में आराम से रह सकती है। तो ये कोई भी विदेशी आक्रमण अगर होता है तो पहले के टाइम पर इतनी जनसंख्या हुआ करती थी भाई, इतनी पॉपुलेशन हुआ करती थी, तो कोई भी अटैक करता है तो वो अटैक करता है तो पूरी जनता को उस दुर्ग के अंदर ला जाया जा सकता है और उस जनता की क्या की जाती है? रक्षा की जा सकती है। तो ये सोचता है कि मैं चित्तौड़ को क्या कर लूं? जीत लूं। और चित्तौड़ क्या है? एक पहाड़ी पर स्थित है, तो इसका अपने आप में एक सामरिक महत्व है। और चित्तौड़ का किला अपने आप में अनूठा है। कहते हैं ना कि किलों में सबसे सिरमौर किला कौन सा है? तो चित्तौड़ का है। आगे हम कल्चर की बात करेंगे तब इसकी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो भी हम करेंगे, है ना। एक कारण, आगे का कारण क्या है? देखो, एक बार बात है 1299 ईस्वी की। कब की बात है?
1299 ईस्वी की बात है। 1299 ईस्वी की जब बात यह है कि 1299 ईस्वी में हुआ क्या था कि 1299 ईस्वी में चित्तौड़ का शासक कौन था? समर सिंह था। कौन था? समर सिंह था। रतन सिंह का जो पिता है समर सिंह, क्योंकि रतन सिंह तो 1302 ईस्वी में राजा बना, तो ये समर सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये गुजरात जा रहा था, तो ये गुजरात जा रहा था तो बीच में चित्तौड़ पड़ता है, तो ये चित्तौड़ के जैसे ही चित्तौड़ को क्रॉस कर रहा था तो इस समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि आप टैक्स दो। इसने कहा यार जाने दे, कैसा टैक्स है, मैं दिल्ली का बादशाह हूँ। इसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दिल्ली के बादशाह हो चाहे आप कहीं के भी बादशाह हो, मुझे तो यहाँ पर टैक्स देना होगा। इसने कहा अरे यार जाने दे, मैं अभी बिजी हूँ वरना मैं तेरे को यहाँ पर सलटा दूँ। उसने कहा देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इससे टैक्स लिया था, किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। किसने लिया था? समर सिंह ने लिया था। तो जैसे एक इसका मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह जिसने इतने आक्रमण करके पूरे भारतवर्ष पर अधिकार कर लिया था, तो इस चित्तौड़ वाले इससे टैक्स ले रहे, इनकी इतनी औकात। तो ये क्या करता है, इन पे अपनी मान और प्रतिष्ठा के कारण भी। तीसरा कारण लिखेंगे हम प्रतिष्ठा। अपना प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इसने अटैक कर दिया। एक कारण यह था कि ये जो चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग कहां पर, ये दिल्ली से गुजरात और मालवा जाते हैं तो उस मार्ग पर स्थित है, मार्ग के बीच में आता है। तो ये चित्तौड़ और गुजरात और मालवा, देखो गुजरात और मालवा पहले अपने आप में संपन्न थे, क्योंकि वहां पर कृषि वगैरह ज्यादा थी, वहां पर खनन वगैरह अधिक किया जाता था, तो वहां से टैक्स वगैरह ज्यादा मिलते थे। तो हर जो राजा था वो जीतना चाहता था, दिल्ली के जो भी शासक हुए हैं उन क्षेत्रों को जीतना चाहता है। तो हर तीसरे दिन वहां जाए इतना तो बस की बात नहीं, क्योंकि ये जीतते और जीतने के बाद में ये जैसे ही दिल्ली की तरफ वापस आते हैं यहाँ के शासक, जैसे ही गुजरात और मालवा के शासक क्या कर लेते, अधिकार कर लेते वापस। उसने कहा कि उनको पता था कि हर तीसरे दिन यहाँ आना इतना पॉसिबल नहीं, इतना संभव नहीं है, तो इस कारण से वो आ जाया करते थे ना। तो एक कारण ये भी था। एक कारण अपने को मिलता है पद्मिनी प्रकरण। देखो पद्मिनी प्रकरण की जो जानकारी मिलती है वो एक ग्रंथ है पद्मावत ग्रंथ। कौन सा? पद्मावत। किसने लिखा था? तो मलिक महमूद जायसी ने, मलिक महमूद जायसी ने लिखा था। ये एक राइटर हुए हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ लिखा कब है? तो 1540 ईस्वी में लिखा है। किसके टाइम पर? इसके टाइम पर दिल्ली का शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। कौन सा शासक है? शेरशाह सूरी है, ये भी आपको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब देखो होता है क्या है कि अधिकतर सूरी समझते ही हम सोचते हैं कि जैन धर्म से रिलेटेड है, लेकिन ये अफगान है, ये सूरी एक अपवाद है, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखो चित्तौड़ पर अटैक कब का होता है? 1303 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1303 ईस्वी में होता है। ये घटना जो है ये कब लिखी जाती है? ये ग्रंथ लिखा जाता है 1540 ईस्वी में। तो इस 1303 की घटना के कितने साल बाद में? तो 237 वर्षों बाद में ये ग्रंथ लिखा जाता है। तो इतना अपने को पता चला कि 237 वर्षों बाद में लिखा जाता है, तो पूरी तो इसमें रियल कहानी नहीं है, कुछ ना इसमें अतिशोक्तियां, कुछ ना कुछ इसमें जोड़ तोड़ के क्या लिखी गई है, बातें लिखी गई है। हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे? एक कवि थे, और कवि की कल्पना, कवि जो होता है वो कल्पनाएं करता है, इमेजिनेशन करता है सिर्फ और सिर्फ। तो ये हकीकत बातें नहीं होती है, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है ज्यादा। तभी तो अपने कहते हैं ना कि जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है वहां पर अपने कवि पहुंच जाते हैं ना। तो कवि सिर्फ कल्पना करता है, और इस ग्रंथ अंत में ये कहा भी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्पनाएं हैं, मैं ऐसा सोचता हूं। क्योंकि इस ग्रंथ में पद्मिनी को इतना सुंदर बताया है कि वो पानी भी पीती है तो उसका पानी जो है गले से उतरता हुआ दिखाई देता है, और वो भी श्रीलंका की राजकुमारी। ये कहाँ की राजकुमारी थी? इस पद्मावत ग्रंथ में ये जानकारी मिलती है कि ये राजकुमारी कहाँ की थी? तो ये राजकुमारी सिंहल द्वीप की थी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी। और सिंहल द्वीप का एक राजा हुआ करता था गंधर्वसेन। कौन? गंधर्वसेन। और इस गंधर्वसेन की एक पत्नी थी जिसका नाम था चंपावती। क्या नाम था? चंपावती। तो जो पद्मिनी थी, ये पद्मिनी किन की पुत्री थी? तो गंधर्वसेन और चंपावती की ये पुत्री थी। इसमें कहा जाता है कि हमने सारी बातें कल पढ़ी हुई कि अलाउद्दीन, ये रतन सिंह जो है हीरामन तो जो हीरामन तोता है, इस तोते के कहने पर श्रीलंका जाता है, सिंहल द्वीप जाता है, और वहां से एक जोगी का वेश बनाकर वहां पर घूमता है। उसके बाद में गंधर से उनको जैसे ही पता चलता है कि मेवाड़ के राजकुमार हैं, वो अपनी बेटी की शादी कर देता है और फिर चित्तौड़ में आ जाते हैं। और इस पद्मावत ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि रतन सिंह के पास में एक इनका तांत्रिक रहता था, राघव चेतन। इनके दरबार में एक महल में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। इस राघव चेतन ने कुदृष्टि डाली किस पे? पद्मिनी पर। और जैसे ही कुदृष्टि डाली तो रतन सिंह ने इसे देश निकाला दे दिया। और ये रतन सिंह के दुश्मन कौन है?
अलाउद्दीन खिलजी इस अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला जाता है, और जैसे अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी से कहता है, अलाउद्दीन खिलजी को जाकर ये चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाता है। पद्मावत घटना में ये बताया गया है कि पद्मिनी के बारे में, पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है, और पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिस कारण से 25 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को क्या कर लिया था, जीत लिया था। और चित्तौड़ में क्या होता है, शाखा होता है। इतनी हमने बात की थी। रतन सिंह, गोरा बादल और रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और मां पद्मिनी के द्वारा 1600 रानियों के साथ में या 1600 अन्य महिलाओं के साथ में जोहर कर लिया जाता है, जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। इतनी बात हमने कर ली थी। फिर चित्तौड़ को यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ को जीत लिया था, तो चित्तौड़ का जो प्रशासक बनाया था, वो प्रशासक किसको बनाया था, तो आप और हमने बात की थी कि प्रशासक बनाया था खिज्जर खां को। किसको बनाया था, खिज्जर खां को। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। क्या नाम कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था ना। तो ये चीज भी हमने बात कर ली थी। फिर इस खिजर खां ने यहाँ पर एक गंभीरी नदी है, गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाया था, यानी दुर्ग के अंदर आवागमन के लिए किसने पुल बनवाया था, खिजर खां ने। किस नदी पर, गंभीरी नदी। फिर इस खिजर खां पर यहाँ पर मन नहीं लगा, तो इसने पापा को मैसेज किया कि पापा मुझे तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, सूट साट नहीं हो रहा है मेरे, तो मैं आपके वहां पे आता हूँ। तो इस 1311 बात आती है 1311 ईस्वी की, तो यहाँ पर प्रशासक बनाया था मालदेव मुछला, मालदेव सोनगरा। और इस मालदेव सोनगरा को क्या कहा जाता है, मुछला मालदेव, क्योंकि इसकी लंबी लंबी मुछों के कारण इसको कहा जाता है मुछला मालदेव। तो मालदेव सोनगरा है क्या का, तो याद करो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 को चित्तौड़ को जीत लिया था, कान्हड़देव सोनगरा को यहाँ पर हरा दिया था। शाखा करना होता है, शाखा करना पड़ा, और इसका जो भाई था मालदेव सोनगरा, इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, और अधीनता स्वीकार करने के कारण इसे 1311 ईस्वी को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया। फिर आगे चलकर होता क्या है कि 1326 ईस्वी तक, 1326 ईस्वी में मालदेव सोनगरा की तो मृत्यु हो जाती है। इस मालदेव सोनगरा का एक पुत्र होता है बनवीर, और एक है जैसा। ये जैसा यहाँ पर चित्तौड़ का क्या है, प्रशासक है, और ये यहाँ पर चित्तौड़ का प्रशासन यानी संभाल रहे हैं। अब एक शासक आएगा राणा हमीर, वो हमीर यहाँ पर क्या करता है, इस बनवीर और जैसा को हराता है, और हराकर चित्तौड़ में क्या करता है, राणा जो सिसोदिया शाखा थी, इस सिसोदिया शाखा की शुरुआत करता है, यानी सिसोदिया शाखा की स्थापना करता है, और राज करता है खुद, और उसका राजा बनता है राणा हमीर के नाम से। बात कब की है, 1326 ईस्वी की। चलो अब हम बात करते हैं, अगला शासक आएगा राणा हमीर। कौन सा आएगा, राणा हमीर, क्योंकि 1326 ईस्वी में मैंने बात की है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, देखो एक बार थोड़ा सा और समझ लो भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीता कब है, 1303 तक जीता है, और 1303 से लेकर 1326 ईस्वी में जीता कौन है, राणा हमीर इसको वापिस जीत लेता है। कौन जीतता है, राणा हमीर। किसको हराकर जीतता है, तो जो जैसा और बनवीर हैं, जैसा और बनवीर, ये जैसा और बनवीर किसके पुत्र है, तो ये मालदेव सोनगरा जो है इसके पुत्र हैं, और इनको हराकर क्या कर लेता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। क्योंकि खिलजी डायनेस्टी तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और तुगलक जो आता है, वो तुगलक डायनेस्टी आती है, तो वो यहाँ पर ज्यादा ध्यान वगैरह देते नहीं, इनका समर्थन वगैरह करते नहीं है। तो हमीर ने मौका देकर क्या कर लिया, चित्तौड़ को जीत लिया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि राणा हमीर था कौन, कहाँ से आया था, और क्यों अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं। चलो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ रहे थे हम, एक वंश है मेवाड़ में, कौन सा, गुहिल वंश। इस गुहिल वंश में एक शासक हुआ, कौन सा, पप्पा रावल। पप्पा के बाद में एक शासक हुआ जिसका नाम है रण सिंह। आगे चलकर एक शासक हुआ जिसका नाम है रण सिंह या करण सिंह। कौन सा शासक, रण सिंह या करण सिंह। अब देखो इस रण सिंह के दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं रण सिंह के, तो इस रण सिंह के दो पुत्र हैं, और इसके दो पुत्र कौन कौन से हैं। इस रण सिंह का एक पुत्र है क्षेम सिंह। कौन सा है, क्षेम सिंह। और इसका एक पुत्र है रहाप। एक पुत्र कौन सा है, रहाप। ये क्षेम सिंह जो है बड़ा पुत्र है, राहब जो है छोटा पुत्र है। और आप सबको पता है कि जो भी बड़ा पुत्र होता था वो तो क्या बनता था, राजा। तो ये तो चित्तौड़ का राजा बना। कहाँ का राजा बनेगा, तो भाई सब चित्तौड़ का बनेगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, चित्तौड़ की कर रहे हैं। और ये राहब जो है, ये राहब छोटा बेटा है, तो छोटा बेटा जो भी होता था वो सामंत बन जाता था, जागीरदार बन जाता था, ठिकानेदार कहीं का, उसको सामंत बना दिया जाता था। तो ये इसे गांव दिया गया था, और वो गांव कौन सा था, सिसोदा गांव। इसे सिसोदा गांव का क्या बना दिया गया, सामंत बना दिया गया था। अब देखो यहां पर
अगर हम बात करें सही मायने में यहाँ के सैम सिंह के बाद में जो भी शासक बने हैं उन्होंने उपाधि लगाई है रावल की। कौन सी उपाधि लगाई? रावल की। और ये राह सिसोदा गांव वाले जो है ये उपाधि लगाते हैं राणा की। किसकी उपाधि लगाते हैं? राणा की। लेकिन पहले की जो भी हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं बप्पा रावल, ये इनके टाइटल्स हैं, ये इनके टाइटल, जैसे आलू रावल, तो ये रावल उपाधि नहीं है, यहाँ पर रावल तो क्या है? टाइटल है ना। थोड़ा सा ये ध्यान रख, इनकी मतलब ये रावल शाखा आगे अपने कहा लगाते हैं? रावल लगाते हैं ना, तो ये इसको ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, आपको ये थोड़ी सी ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में अगर सही दिशा में देखें तो सही दिशा में जो सैम सिंह है ये यहाँ से रावल शाखा की शुरुआत होती है। किस शाखा की शुरुआत होती है? रावल शाखा की शुरुआत होती है। और यहाँ पर जो है ये लगाते हैं राणा, है ना। ठीक है ना, इतना सा आपको ध्यान में रखना। अब देखो हुआ क्या था, थोड़ा सी हम और बात कर लेते हैं कि गुहिल वंश में आगे चलकर इसी चित्तौड़, इस सैम सिंह में चित्तौड़ का शासक जो है आगे चलकर एक शासक बनता है। उस शासक का क्या नाम है? आगे चलकर एक शासक बनता है, उस शासक का नाम है समर सिंह। क्या नाम है? समर सिंह। चित्तौड़ का शासक बनता है समर सिंह। इस समर सिंह का एक पुत्र रतन सिंह। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था कुंभकर्ण, एक का नाम था रतन सिंह। कुंभकर्ण कहाँ चला जाता है? तो ये कुंभकर्ण नेपाल जाता है और नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। रतन सिंह, और यहाँ पर इस सिसोदा गांव में एक शासक आगे चलकर एक शासक बना, उस शासक का नाम है लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। अब देखो हुआ क्या था कि जब रतन सिंह के टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में, तो हमारे भी ऐसा ही होता है कि हमारे ऊपर कोई भी, मान लीजिए परिवार में कोई भी लड़ाई वगैरह आसपास हो जाती है, ऐसा होता नहीं है अब क्योंकि जमाना थोड़ा सा मॉडर्न आ चुका है, लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारी जगह पर तो होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो कोई भी लड़ाई वगैरह होती है तो इन सब ने कहा कि आ जाओ भाई, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, भाई वगैरह हैं, जितना भी मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो इसने सबको बुलाया। तो इस समय इस सिसोदा गांव वाले भी इन्हीं के तो वंशज थे, इन्हीं के तो भाई थे, दो भाई थे, अलग अलग जगह चले गए। तो इस समय इस रतन सिंह के समय इस सिसोदा गांव का जो शासक था वो कौन था? लक्ष्मण सिंह था। कौन था? लक्ष्मण सिंह। और इस लक्ष्मण सिंह ने इस रतन सिंह की सहायता के लिए आता है और ये अपने 7 पुत्रों के लिए साथ आता है। कितने पुत्रों के साथ आता है? 7 पुत्रों के साथ में। और 7 पुत्रों सहित इस रतन सिंह के साथ में यह लड़ता हुआ मारा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के विरुद्ध। रतन सिंह और ये समर सिंह, रतन सिंह और लक्ष्मण सिंह ये दोनों साथ में यानी एकजुट होकर लड़ते हैं। ये इनके 7 पुत्र भी साथ में, ये सारे के सारे एकजुट होकर लड़ते हैं किसकी सेना के साथ में? अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में। और जिसमें इस ये लक्ष्मण सिंह जो है इस अलाउद्दीन के साथ में अपने 7 पुत्रों के साथ में क्या जाता है? मारा जाता है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे। लक्ष्मण सिंह जो है ये कहाँ का है? तो ये सिसोदा गांव का है। ठीक है। इस लक्ष्मण सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था अरी सिंह। अरी सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, अरी सिंह तो अपने पिता जो था लक्ष्मण सिंह के साथ में लड़ता हुआ मारा जाता है। एक आज्ञा शासक बनता है सज्जन सिंह। ठीक है, इसके 2 पुत्र थे, एक लक्ष्मण सिंह के 2 पुत्र थे, एक अरी सिंह था, एक सज्जन सिंह था। अब हुआ क्या था, अरी सिंह जो था ये अरी सिंह एक दूसरी शादी कर रखी थी इसने। एक बार कहा ऐसा जाता है कि एक महिला जा रही थी, तो ये अपने अरी सिंह जो है ये अपने दोस्तों के साथ में कहीं जा रहा था, तो इसको सामने से एक महिला मिली और इसके दोस्तों ने उस महिला को क्या कर दिया था? छेड़ दिया था। तो उस महिला ने क्या किया कि उसके हाथ में एक रस्सी थी, तो उसने रस्सी फेंकी। रस्सी फेंकते ही वो रस्सी जाकर जो घोड़ा है उस घोड़े के पैर में लगी। पैर में लगते ही वो क्या, वो घोड़ा भी गिर गया और घोड़े पे बैठा जो था वो भी गिर गया। तो इसने सोचा हरि सिंह ने कि यार कितनी बहादुर महिला है, अगर मैं इसके साथ में शादी कर लेता हूँ तो जो मेरे होने वाली संतानें वो कितनी बहादुर होगी, क्योंकि मैं भी बहादुर और ये भी बहादुर, तो फिर हमारी संतान जो होगी वो कितनी बहादुर होगी। तो ये हरि सिंह क्या कर लेता है, उसके घर वगैरह जाता है और जाकर वहां से शादी कर लेता है। क्योंकि मेवाड़ रियासत अपने आप में एक गौरवशाली रियासत थी। जैसे इसने मेवाड़ का नाम लिया होगा भाई साहब ने, भाई मैं उन्हीं का वंशज हूँ और मुझे यहाँ पर सिसोदा गांव का मैं सामंत वगैरह हूँ, तो इसने ये कह दिया होगा हरि सिंह का मैं लक्ष्मण सिंह का बेटा हूँ। तो इसकी शादी हो गई और इसकी शादी होने पर इसका एक पुत्र हुआ था हमीर। हमीर। अब देखो हुआ क्या था कि ये जो शादी कर रखी थी हरि सिंह ने, उसको किसी को नहीं पता था सिवाय किसको? सज्जन सिंह को। एक सज्जन सिंह को पता था, बाकी किसी को भी नहीं पता था कि इस हरि सिंह ने एक दूसरी शादी भी कर रखी है, यानी ओले छिपे बोलते हैं ना, वो शादी कर रखी थी इसने। तो अब ये जैसे ही हरि सिंह खत्म हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये अपने पिता के साथ में यानी लड़ता हुआ अलाउद्दीन खिलजी की सेना के विरुद्ध में मारा जाता है। तो जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी यहाँ से चली जाती है अपने मायके, और जैसे ही मायके चली जाती है ना, तो
होता यह है कि ये सज्जन सिंह को पता था, तो इस सज्जन सिंह को जैसे ही पता था कि यार अपनी एक भाई था, अपने भाई ने एक दूसरी शादी की थी, भाभी है अपनी, और उसके एक बच्चा भी है, छोटा है, तो हमें उसका पालन पोषण करना चाहिए। तो ये वापिस इसको लेकर आता है यहाँ पर सिसोदा गांव में। अब एक बार इस सज्जन सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, अजय, सॉरी सज्जन सिंह नहीं, अजय सिंह, ये अजय सिंह है ना। इस अजय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम है सज्जन सिंह। किसका नाम है, सज्जन सिंह। यहाँ पर तो आपने बेटे को ही बाप बना दिया। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, है ना। लक्ष्मण सिंह के कितने पुत्र, दो, एक है अरि सिंह, एक है अजय सिंह। अजय सिंह का बेटा है हमीर और अजय सिंह का बेटा है सज्जन सिंह। अब होता क्या है कि यहां पर ये सिसोदा गांव था। अब देखो लक्ष्मण सिंह मारा जाता है, तो लक्ष्मण सिंह के बाद में लक्ष्मण सिंह मारा जाता है, और इस लक्ष्मण सिंह के दो बेटे अरि सिंह और अजय सिंह। अरि सिंह की मारा जाता है, तो अगला सिसोदा गांव का सामंत कौन है, अजय सिंह। ये सामंत बनता है। जैसे ये सामंत बनता है तो सिसोदा पर कभी एक बार अटैक किया गया था, किसी बाहरी आक्रमण किया गया था, तो इसने अपने बेटे सज्जन सिंह को भेजा कि सज्जन सिंह तुम जाओ और उनको पीट कर आओ। लेकिन सज्जन सिंह तो क्या खुद उनसे पीट कर आ गया, पिटीज कर आ गया। सज्जन सिंह से उनकी पिटाई नहीं हुई, तो सज्जन सिंह ने उस आक्रमण का विरोध यानी किया तो था, लेकिन इसे पार नहीं पड़ी। तो फिर जो हमीर था ये तेज था थोड़ा सा, ये छोटा था, तो इसने कहा काका मैं जाऊं। इसने कहा यार तू छोटा है, अभी कहाँ जाएगा। इसने कहा काका छोटा और बड़े में क्या है, आप तो मेरा कौशल देखो, हाइट पर मत जाओ, मेरे कौशल पर जाओ। तो इसने कहा ठीक है भाई तू जा। तो जैसे ही हमीर जाता, हमीर ने जो भी आक्रमण किया था उनको इतना बुरी तरीके से पिटाई की थी, उनकी भगा भगा कर पिटाई की थी। तो ये जो अजय सिंह है ये प्रश्न होता है कि यार लड़का तो ये है, तू क्या का लड़का है, तू काय का लड़का है, तेरे से तो कोई कुछ भी नहीं होता है। ये देखो लड़का कितना बहादुर है, कितना योद्धा, बलशाली योद्धा है। तो इसने घोषणा की कि मैं तो क्या करूंगा, इससे यहाँ का सामंत बनाऊंगा। उसने कहा कि वैसे भी भाई मेरा भाई बनता, मेरा भाई की मृत्यु हो गई तो मैं तो बन गया, क्योंकि मुझे तो मजबूरी में बनना पड़ा, वरना तो मेरा भाई यहाँ प्रशासन बनता। अब मेरा भाई का जब बेटा है तो उसे यहाँ का सामंत बनाऊंगा। तो इस अजय सिंह ने इसको सामंत बना दिया। कहां पर, इसने। अब जैसे ही इसके कानों में पड़ी कि यार चित्तौड़ हमारा था और हमारे द्वारा यहाँ पर जो खिलजी के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया, तो चित्तौड़ को जीत लिया। तो बात आती है 1326 ईस्वी की। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो जाती है और खिलजी डायनेस्टी भी समाप्त हो जाती है। नई डायनेस्टी यानी तुगलक वंश आ जाता है दिल्ली सल्तनत में। तो तुगलक वंश का राजा दिल्ली पर राज करते हैं। तो इस समय यहाँ पर कोई भी ज्यादा ध्यान वगैरह नहीं दे रहे थे। चित्तौड़ जो साइड है, इस चित्तौड़ साइड की तरफ से तुगलक कोई भी ध्यान वगैरह नहीं दे रहे थे। तो इसने इसका फायदा उठाकर राणा हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां पर मालदेव सोनगरा का जो पुत्र था बनवीर, अभी हमने बात की है बनवीर, और एक था इसका जैसा, इन दोनों को हराकर क्या करता है, चित्तौड़ को अपने अधीन कर लेता है। तो अब चित्तौड़ का अगला राजा कौन बनेगा, हमीर। और मैंने बात की थी कि ये जो है आप राणा लगाते थे, है ना, अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, राणा। तो अगला राजा कौन बनेगा, राणा हमीर बनेगा। कहां का, चित्तौड़ का। तो अब हम बात करते हैं, देखो ये 1326 से लेकर 1364 तक रहते हैं। 1326 से लेकर 1364 तक शासन करते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्होंने चित्तौड़ में क्या की है, सिसोदिया शाखा, ये मैंने बात की है। देखो यहां पर जो है ये सिसोदा गांव से थे ना, इसलिए सिसोदिया शाखा का कहलाया है ना, सिसोदिया, क्योंकि ये सिसोदिया शाखा की इन्होंने शुरुआत की है। सिसोदा गांव का कोई राजा अब चित्तौड़ पर राज कर रहा है। कहां पर राज कर रहा है, चित्तौड़ पर। तो ये शाखा कौन सी कहलाई, सिसोदिया शाखा कहलाई। और सिसोदिया शाखा का संस्थापक कौन है, तो राणा हमीर है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब राणा हमीर ने जब चित्तौड़ को अपने अधिकार में, चित्तौड़ को जीता है वापिस, तो इसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है राणा हमीर को। राणा हमीर को क्या कहा गया, मेवाड़ का उदारक। इसी राणा हमीर को एक उपाधि मिली है विषम घाटी पंचानन की। इसकी विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली है। पंचानन का मतलब होता है शेर, विषम घाटी यानी विषम का मतलब कठिन, घाटी यानी, तो कठिन परिस्थितियों में शेर के समान लड़ने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है, राणा हमीर को बताया गया। इस उपाधि किसकी है, राणा हमीर की है। राणा हमीर की उपाधि कौन सी है, विषम घाटी पंचानन। और इस उपाधि का मतलब क्या होता है कि कठिन परिस्थितियों में शेर के समान लड़ने वाला व्यक्ति कौन है, राणा हमीर है। इस राणा हमीर को उपाधि दी किसमें, तो कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर की कौन सी उपाधि मिलती है, विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिलती है। सिंह के समान, कठिन परिस्थितियों में सिंह के समान लड़ने वाला। उसके बाद में वीर राजा, देखो इसको एक उपाधि और दी। जब कुंभा हम आगे पढ़ेंगे 1433 से लेकर 1468 तक जिनको शासन काल है, एक महान शासक हुए हैं कुंभा। तो कुंभा की हम जब आगे बात करें तो कुंभा ने एक टीका लिखवाई थी, रसिक प्रिय की टीका।
इस रसिक प्रिया की टीका में कुंभा कहते हैं कि जो हमारे राणा हमीर थे वो तो वीर राजा थे, बहादुर राजा थे, तो उन्होंने राजा उपाधि किसकी दी? वीर राजा की। किस में दी? रसिक प्रिया की टीका में दी। और चित्तौड़ को जीता है कब? 1326 ईस्वी पर, यानी 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था किसने? राणा हमीर ने। तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, हमीर के बारे में इतनी बातें हैं। अब देखो जैसे ही 1326 में इसने अटैक किया, तो अटैक करते हैं तो वहां पर प्रशासक कौन होता है? जेता और बनवीर होता है। किसके पुत्र? मालदेव शोनगरा के। तो ये यहां से जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में उस समय कौन थे? तो महमूद बिन तुगलक था। दिल्ली में कौन थे? महमूद बिन तुगलक था। तो इस महमूद बिन तुगलक ने यहाँ पर आक्रमण किया था, किस पर? चित्तौड़ पर, उनकी सहायता के लिए, चित्तौड़ को वापस जीतने के लिए इसने आक्रमण किया। आक्रमण की बात, युद्ध हुआ है सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध होता है, और होता है कब? 1336 में होता है। कहां पर होता है? बांसवाड़ा में होता है। किस किस के बीच में होता है? तो राणा हमीर और महमूद बिन तुगलक के बीच में होता है। और इस युद्ध में हुआ ये कि इस महमूद बिन तुगलक को क्या कर दिया? इसने पीट दिया था। क्या कर दिया? पीट दिया। बड़ी, जब हम ऐसी कहानियां पढ़ते हैं, ऐसे युद्ध पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के, यानी राजस्थान के राजा, मेवाड़ का राजा इसको पीट रहा है, दिल्ली सल्तनत का ये बादशाह है, दिल्ली के बादशाह, यानी दिल्ली वाले को ये पीट रहा है। उधर जैदर सिंह ने पीटा था इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में, 1227 में युद्ध हुआ। तो हमारे मेवाड़ वाले तो भाई साहब बहुत खतरनाक योद्धा थे, तो इनको पीटता है। इसमें जीत किसकी होती है? राणा हमीर की होती है। किस युद्ध में? सिंगोली के युद्ध में। एक बार फिर से हम राणा हमीर की बात कर लेते हैं कि राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को जीत लिया था, जिस कारण से इसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। राणा हमीर की एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति में एक उपाधि मिलती है, विषम घाटी पंचानन, कठिन परिस्थितियों में शेर के समान लड़ने वाला। और कुंभा ने रसिक प्रिया की टीका में इसे एक उपाधि दी है वीर राजा की। किसकी दी है? वीर राजा की उपाधि दी है ना। और एक सिंगोली का युद्ध होता है, कब होता है? 1336 में होता है। कहां पर होता है? बांसवाड़ा में होता है। किनके बीच में होता है? तो राणा हमीर और महमूद बिन तुगलक के बीच में होता है। और इसमें राणा हमीर ने महमूद बिन तुगलक को पराजित कर देता है और इस युद्ध में जीत जाता है ना। इतनी बात पड़ी। चलो आगे देखते हैं। आगे शासक बनता है जेतर सिंह या खेता। कौन बनता है? जेतर सिंह या खेता। शासनकाल कोई भी बड़ी बात नहीं है, नहीं याद करो, लेकिन एक बार थोड़ा सा याद ध्यान में रख लेना। 1364 से लेकर 1382 तक ये शासन करते हैं। इसने मारवा का एक शासक था दिलावर खां। क्या नाम है? दिलावर खां। इस दिलावर खां पर अटैक किया और इसको क्या करता था? पराजित कर देता है, जिस कारण से मेवाड़ और मालवा जो है, इन दोनों, मालवा मध्य प्रदेश में आता है, मालवा मध्य प्रदेश में आता है, मेवाड़ के ही एक टच भाग है, नीचे का भाग है, टच एकदम बिल्कुल टच होता है। तो इस मालवा पर क्या शासक था? दिलावर खां। इस दिलावर खां पर क्या करता है? अटैक करता है, और अटैक कर यहाँ पर मालवा पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, यानी दिलावर खां को पराजित कर देता है। कौन? जेतर सिंह, या इसका नाम था खेता, जिस कारण से मेवाड़ और मालवा के मध्य दोनों के बीच में आपस में दुश्मनी भी हो जाती है ना। ठीक। इस लास्ट में बूंदी का शासक था एक लाल सिंह। इस लाल सिंह से लड़ता हुआ क्या हो जाता है? मारा जाता है। कौन? जेतर सिंह या खेता। और इस खेता की एक पासवान थी, यानी एक दासी थी, और दासी के साथ में इस खेता का क्या था? चक्कर था, जिससे दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक पुत्र का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा। बिना मतलब के पुत्र थे, किसी काम के पुत्र नहीं थे। आगे चलकर यही चाचा मेरा महपा पवार के सहयोग से हत्या करेंगे। किसकी? मोकल की। मोकल कौन है? कुंभा का पुत्र होगा मोकल। 1433 में हत्या करेंगे जिलवाड़ा में, है ना। आगे हम बात कर लेंगे। तो ये अपने को बात रखनी। जेतर सिंह के बारे में 4 ही बात याद रखनी। क्या क्या बात रखनी है? कि ये मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित करता है, जिस कारण से मालवा और मेवाड़ के मध्य क्या हो जाती है? संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। इसकी एक दासी थी, उस दासी से इसका प्रेम प्रसंग था, जिस कारण से उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन? चाचा और मेरा। और ये बूंदी का शासक लाल सिंह के साथ में लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन? जेतर सिंह, या इसका नाम मिलता है खेता। तो आगे हम जब भी पढ़ेंगे कि मोकल की हत्या की है चाचा और मेरा ने, किसके सहयोग से? महपा पवार के सहयोग से, तो हमारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए किसके पुत्र थे? तो किसके थे? जेतर सिंह के पुत्र थे। मैं फिर वहां पर आपसे पूछूंगा तो आपको बताना है ना। चलो ठीक है। क्लास आज को समझ में आ रही है, चीजें आपको समझ में आ रही है, तो एक बार क्लास को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आगे का शासक बनता है लाखा या लक्ष्य सिंह। कौन शासक बनता है? लाखा या लक्ष्य सिंह। लाखा का काल जो है वो 1382 से लेकर 1421 तक का है। कब कब का है? 1382 से लेकर 1421 तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। लाखा के टाइम पर हुआ ये कि मेवाड़ में एक खान मिली, जावर की खान। कौन सी खान मिली थी? जावर की खान मिली थी। अब जावर की खान मिली तो लाखा बहुत भाग्यशाली था भाई। जावर की खान मिली, यानी इकोनॉमिक जो स्रोत है वो यहाँ पर एक डेवलप हुआ है।
यहाँ पर जो आर्थिक, यहाँ पर आर्थिक सहायता, चांदी, चांदी यहाँ से निकलती थी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब ये समझो कि यहाँ पर इस क्षेत्र का क्या हुआ, विकास हुआ। तो यहाँ पर एक तो याद रखना कि जावर की खान बनाएगी। इसके काल में एक पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। पिछोला झील पिछोली गांव में होने के कारण इस झील का नाम क्या पड़ गया, पिछोला। इस झील का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था, जबकि एक बंजारे ने करवाया था। किसने करवाया था, बंजारे ने करवाया था। पिछोला झील का निर्माण आपसे पूछे कि किसने करवाया, तो आप ये मत कह देना कि लाखा ने करवाया। आपको ये कहना है कि लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा निर्माण करवाया गया था पिछोला झील का। और इसका पिछोला झील नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पिछोली गांव में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, पिछोला झील। इसी झील के पास में एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी वही नटनी जो आप सबको पता है कि जो खेल वगैरह दिखाती है। तो एक दिन ऐसे ही लाखा दरबार में बैठा था, तो एक व्यक्ति आता है कि साहब मैं नट हूं। तो लाखा ने क्या, बढ़िया बात है, क्या करूं। तो क्या क्या, तो कि मैं ख्याल दिखाता हूं। तो कि सर मैं ऐसे ख्याल नहीं दिखाता, हमारे ख्याल थोड़े से विशेष होते हैं। मैं खेल तो दिखाता हूं लेकिन हमारे जो खेल थोड़े हैं वो विशेष। तो इसने कहा क्या विशेषता है तुम्हारे खेलों की, कि सर मैं जो है, मेरी जो पत्नी है नटनी, वो नटनी क्या करती है, रस्सी पर चलकर खेल दिखाती है। तो इसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, पूरी दुनिया कर रही है, और भी बहुत सारे जो भी नट जाति के लोग हैं वो कर रहे हैं। इसने कहा सर बात यह है कि जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील को पार कर सकती है मेरी पत्नी। तो क्या हुआ गई, ऐसी बात होती है क्या, इतनी बड़ी पिछोला झील बहुत बड़ी है, तो इस झील के पार करना असंभव सी बात है। तो इसने कहा सर मेरी पत्नी कर देगी पार, आप तो एक बार लगाइए तो सही अपना जो है ये खेल देखने की, आप परमिशन तो दीजिए। तो इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये फिर नट कहता है उस लाखा को कि सर आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, यानी इस झील को पार कर दिया, तो क्या होना। तो ये फ्लो फ्लो में राणा लाखा जो है इसे कह देता है कि अगर तुम्हारी पत्नी इस झील को, पिछोला झील को पार कर देती है रस्सी पर चलकर, तो मेवाड़ आधा दिया, यानी मेवाड़ का जो आधा राज्य है वो तुम्हें दे दूंगा। तो क्या ठीक है कोई बात नहीं, डन। तो दोनों के बीच में डन हुई, आगे चले। तो फिर हुआ ये कि रस्सी बांधी गई पिछोला झील के इधर से उधर। तो नटनी जो है वो नटनी क्या हो रही थी, रस्सी पर चल रही थी, चलती चलती वो पार कर रही थी। तो उसने आधी से ज्यादा पिछोला झील जो उसको क्रॉस कर दिया। तो राजा बैठा था, राजा के सारे मंत्रीगण बैठे थे, जोर जोर से लोगों ने नारा लगाया, बस थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसा थोड़ा सा और चलो, थोड़ा सा और चलो। तो उसमें ये कहते हैं कि रस्सी पर चलते हैं तो उसका ध्यान जो है वो एकाग्र होता है, मतलब पूरा ध्यान उस आगे ही रखते हैं। अगर ध्यान थोड़ा सा इधर उधर आया तो वो रस्सी से गिर सकती है और उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो वो ध्यान एकदम उसका एकदम केंद्रित होना चाहिए। तो वो जैसे ही अपने ध्यान में केंद्रित होकर आगे बढ़ रही थी, तो राणा के सभी मंत्री वगैरह वहीं खड़े थे, वो भी मजे ले रहे थे, ठीक है बस इतनी सी दूर है, थोड़ी सी दूर हो रहा है, थोड़ी सी दूर और, चलो चलो चलो। तो राजा संकट में, अब राजा लाखा जो था, लाखा संकट में, क्योंकि लाखा ने कह दिया कि आधा मेवाड़ दूंगा। तो इसने कहा कि हंस क्या रहे हो, आधा मेवाड़ जाएगा अगर इसने पार कर ली तो मंत्रियों ने कहा तो क्या, अगर आधा मेवाड़ जाएगा तो मुझे बाद में मंत्री भी कमी रखने पड़ेंगे, तो आपकी भी छुट्टी होगी। मंत्रियों के मुंह उतर गए कि बात तो गंभीर है, तो क्या किया जाए, आप सोचो क्या किया जाए। तो मंत्रियों के पास में लाखा ने कहा कि इसका बच्चा जो था वहीं पर खेल रहा था इनके पास में ही, तो कहा ये बच्चा इसी का है। तो लाखा ने कहा इसके एक झापट डाल, तो इसके मतलब एक चट्टू मार जोर से। तो जैसे ही कहा इस तो उसने बच्चा खड़ा था उसको उधर बुलाया, बुलाते ही उसके एक से जोर से झापट मारी, और झापट मारते ही वो बच्चा जोर से रोया। रोते ही जो उस, अब आपको भी पता है कि किसी भी बच्चा अगर कोई का रोता है तो उसकी माँ को पता चल जाता है कि अपना बच्चा रो रहा है, चाहे वो कुछ भी काम कर रही हो, लेकिन उसको पता चल जाता है कि अपना ही बच्चा रो रहा है। और चाहे जैसे रसोई में दूध उफड़ जाए तो अपने को पता नहीं चलता है भाई दूध उफड़ गया, लेकिन उसको पता नहीं कहाँ से सुगंध आती है और वो भागी आती है कि दूध उफड़ गया। तो वो दूध, मतलब ऐसे कहा जाता है कि दूध उफड़ता छोड़ दे भले, लेकिन अपने बच्चे की रोने की आवाज पर वो क्या करती है, दौड़ी चली जाती है। तो जैसे ही उस बच्चे को झापड़ मारी, झापड़ मारते ही वो बच्चा जोर से रोया। रोते ही नटनी ने उसकी ओर देखा, देखते ही ध्यान भटका, ध्यान भटकते ही वो झील के अंदर गिर गई। और जिसकी झील के अंदर गिरते ही राजा ने कहा वाह 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 वाह, आप तो हार गए, मैं जीत गया। लाखा ऐसे बात कहता है। तो जो नट था उस नट ने कहा कि साहब बात हार जीत की नहीं है, मेरी तो आप रोटी बनाने वाली भी नहीं है, और मेरी तो पत्नी जो है वो भी मर गई है। तो इस लाखा ने कहा आप चिंता मत करो, आपकी पत्नी की याद में हम एक चबूतरा बनाएंगे और इसी झील के अंदर बनाएंगे, क्योंकि इसी झील को पार कर रही थी वो, इसी झील में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस पिछोला झील में लाखा ने क्या किया, नटनी का चबूतरा बनवाया। थोड़ी सी ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेना है।
नाम आता है कुंभहाड़ा। देखो कुंभहाड़ा कौन था। एक बार इस लाखा की शादी हुई थी, बूंदी की एक राजकुमारी थी हाड़ी रानी। इस हाड़ी रानी के साथ में लाखा की शादी होती है। तो कहा ऐसा जाता है कि एक दिन लाखा अपनी पास रानी के पास में जाता है कि खाना वगैरह डालने खाने के लिए। तो रानी को पूछता है जाकर, जैसे ही खाना डाल दिया था, थाली पास में थी, लेकिन रानी को पूछता है कि बताओ रानी, और चित्तौड़ आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो रानी ने कहा नहीं आया। बोला क्यों, आपकी बूंदी से सुंदर नहीं है क्या। कि देखो साहब, बूंदी तो बूंदी है, बूंदी की तो बात ही। उसने तो कुंभा को थोड़ा, इस लाखा को थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार चित्तौड़ इसको पसंद नहीं है। उसने कहा यार क्या मजाक कर रही हो अनिल, बताओ आपको चित्तौड़, आपसे मैं एक % पूछता हूँ, आपको चित्तौड़ अच्छा लगा है बूंदी अच्छा है। तो इसने कहा देखो बात तो ये है कि बूंदी तो बूंदी है, बूंदी सा तो चित्तौड़ नहीं है। शायद आपने बूंदी में आप पूरी जगह घूमकर आपने देखा नहीं, बूंदी के किले, बूंदी के महल बहुत अच्छे हैं। तो उसने कहा क्या चित्तौड़ अपना अच्छा नहीं है। इसने कहा देखो बात ऐसी नहीं है, चित्तौड़ भी अच्छा है साहब, बात ऐसी नहीं है, चित्तौड़ भी अच्छा है, लेकिन हमारी बूंदी जैसा तो नहीं है। और स्त्रियों के ससुराल भले कितना ही अच्छा हो, लेकिन मायके तो मायका ही होता है। तो इसने कहा रानी ने। तो लाखा जो था ये थोड़ा सा टेंशन में आया। लाखा ने कहा ऐसी बात क्या। फिर ये थोड़ा सा नाराज हुआ, इसने रोटी तो जो थाली थी उसको तो साइड में किया और अपनी पत्नी रानी को पूछा कि रानी माँ, आप तुझे सीरियसली पूछ रहा हूँ कि क्या पूछ रहे हो, ये बताओ कि आपका चित्तौड़ अच्छा है बूंदी। तो इसने कहा नहीं नहीं जी, चित्तौड़ आपका ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। तो इसने कहा आपसे मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ कि आपका चित्तौड़ अच्छा है हमारा, या आपका बूंदी अच्छा है। तो रानी ने कहा देखो अच्छा तो बूंदी है। ये लाखा वहां से खड़ा होता है और खड़ा होकर आता है, मतलब लड़ लड़ा के इसने कहा चित्तो मंत्रियों को कहा कि आप सेना तैयार करो। कि क्या, किस लिए। तो इसने कहा कि हम बूंदी को जीतेंगे, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। तो मंत्रीगण जो वगैरह थे उन्होंने कहा कि कल हमने वहां पर तलवार मारी है, आज वहां पर, कल वहां पर तोरण मारा है, आज वहां पर तलवारें बरसाएंगे, ऐसी क्या बात है। तो लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन लाखा ने कहा नहीं, चित्तौड़ हमारी रानी सा कह रही है कि बूंदी चित्तौड़ से भी अच्छा है, और जो सबसे अच्छा है वो किला हमारे पास होना चाहिए, वो क्षेत्र हमारे पास होना चाहिए, उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। मंत्रियों ने कहा जी ठीक ठाक बात है, बैठ के बातें कर लेंगे, कुछ भी बात नहीं है। तो आप वहां पर ऐसा मत करो, क्योंकि कल हम जाके आए हैं वहां पर, बारात में गए थे यार, हमारी रेपुटेशन है, थोड़ी सी बातचीत हमारी अच्छी हुई है, और हम आज ही उस पर अटैक करेंगे तो ये बोलेंगे कि कल तो यहाँ पर तोरण मारने आए थे, आज तलवारें बरसा रहे हैं, थोड़ी सी बात ठीक ठाक नहीं होगी। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, हम तो अटैक करेंगे। शपथ ले ली कि जब तक हम बूंदी को नहीं जीत लेंगे तब तक हम बूंदी, लाखा ने शपथ ली कि जब तक मैं बूंदी को नहीं जीतूंगा तब तक अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। ऐसी शपथ कौन ले लेता है। तो लाखा ले लेता है भाई साहब, लाखा ने ली, चलो कोई बात नहीं, ले ली तो ले ली, इसमें क्या बड़ी बात। तो अब जो मंत्री वगैरह थे वो रानी को कहे कि रानी साहब आप तो समझदार हैं, ऐसी बातें क्यों करते हैं, आप एक बार इनको कह दो कि साहब आपका बूंदी अच्छा है, हमारा आपका चित्तौड़ ही अच्छा है, हमारा बूंदी तो आपकी चित्तौड़ के सामने फीका है थोड़ा सा। तो रानी ने कहा ऐसे कैसे कहते, चित्तौड़ से तो बूंदी अच्छा है हमारा। फिर रानी को समझाया तो रानी ने कहा ठीक है साहब, मैं तो मजाक कर रही थी। ये इलाका को कहती है कि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, आपका चित्तौड़ बहुत अच्छा है, मैं पहले पूरे में घूम कर नहीं देखी, आज मैंने घूम के देखा है। यहाँ के महल, पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, रतन सिंह के महल, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर महल बने हुए। तो इसने कहा नहीं नहीं, मैं तो अब बूंदी को जीतूंगा। फिर जीतने के बाद में लोगों ने, जैसे इसने प्रतिज्ञा कर ली, तो लोगों ने कहा कि थोड़ा समझाया, तो लाखा ने कहा ठीक है, पर अब मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ूं। तो लोगों ने कहा कि एक काम करो, दुर्ग के बाहर एक नकली बूंदी का किला बनाओ और उस किला को आप ध्वस्त कर दो, और ध्वस्त करने पर क्या हो जाएगा, फिर आप अपनी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, क्योंकि आप अपने किले को, इस बूंदी पर अधिकार, नकली बूंदी का किला बना लो और उस पर अपना अधिकार हो जाएगा। तो लोगों के कहने पर एक बार एक कमरा सा बनवाया गया था, और कमरा बनाकर राणा ने सुसज्जित सेना लेकर, लाखा जो था उसने अपनी सेना गठित की, पूरी एकदम रियल सेना, और उस बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जाता है। जैसे ही बूंदी पर आक्रमण करने के, उस नकली गढ़ पर आक्रमण करने के लिए जाता है, तो उस नकली कमरे से एक व्यक्ति तीर छोड़ रहा था, बरसा रहा था, जिससे इस कुंभा की जो सेना थी, वो जो सैनिक थे वो मारे जा रहे थे। तो कुंभा ने कहा ये क्या बात हुई, ये तीर कहां से आ रहे हैं। जब लोगों ने देखा तो उस कमरे में एक बालक था, छोटा सा 12 साल का बालक था, जिसका नाम क्या था, कुंभहाड़ा। और ये वही हाड़ा जो कुंभा की, जो वही कुंभा हाड़ा था जो लाखा की पत्नी जो थी ना, हाड़ी रानी। अपने आज भी होता है कि अपने कई स्त्री का जो विवाह होता है, तो उस विवाह के समय जो मायका में जो भाई वगैरह होते हैं वो एक उसके साथ जाते हैं, और बाद में जो वापस आती है तो उसके साथ में वापस आ जाते हैं। तो आज भी होता है, जब विदाई करते हैं तो उसके साथ में पीहर का एक भाई वगैरह जो भी है वो जाता है। तो ये इस हाड़ी रानी के साथ में आया हुआ था। तो इसने कहा, तो कुंभा ने, इस लाखा ने कहा अरे तुम्हारे क्या दिक्कत है यार, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। इसने कहा कि बात चाहे नकली गढ़ की हो चाहे असली गढ़ की हो,
इस गढ़ को हम ऐसे नहीं जीतने देंगे। भाई बात, बूंदी का नाम तो खराब होता ही है कि बिंदु लड़े बिना ही बूंदी दे दी। तो इसने कहा कि इस किले को आपको जीतना है, इस नकली गढ़ को आपको जीतना है, ये तो आपको क्या करना होगा, मुझसे लड़ना होगा, मुझसे युद्ध करना होगा। तो ऐसी बात किसने की, इस कुंभहड़ा ने। फिर कहा जाता है इस कुंभहड़ा को लड़ा, ये लड़ता लड़ता वीरगति को प्राप्त हुआ। इससे लड़कर क्या किया गया ना, बूंदी को अधिकार कर लिया था राणा कुंभ लाखा ने। तभी तो कहते हैं ना कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान। बूंदी के बारे में कहा जाता है, यानी इसके बारे में कहा जाता है कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटिया बिन किम फिरे असली गढ़ पर आन। कि लड़े बिना तो इन्होंने नकली गढ़ भी नहीं दिया था बूंदी का, तो असली गढ़ की तो बात ही मत करो सा। असली गढ़ के लिए तो आपको क्या पता कितनी लड़ाइयां करनी होगी, कितने सर कटवाने होंगे, तब जाकर आप बूंदी को जीत पाओगे। तो ऐसी बातें भी कहा जाता है ना, अपना साहित्य है साहब, अपनी बात। तो फिर एक अंसाबाई, तो ये है। इसके बाद में बूंदी पर इस कुंभहड़ा की मृत्यु, 12 साल का बालक था, 12 वर्ष का बालक, इसको मारकर बूंदी पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। आगे बात आती हंसाबाई। देखो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। मेवाड़ रियासत, उस मेवाड़ का शासक लाखा, इस लाखा का एक पुत्र जिसका नाम था चुंडा। क्या नाम था, चुंडा। इधर एक रियासत है मारवाड़ रियासत, मारवाड़ का शासक था उस समय चुंडा। और इसके एक तो पुत्री है और एक क्या है, चुंडा। और इसके एक तो है पुत्री, इस पुत्री का नाम है हंसाबाई। क्या नाम है, हंसाबाई। और एक इसका पुत्र है रडमल। कौन है, रडमल। अब देखो होता क्या है कि मारवाड़ में कौन सा, इस मेवाड़ में कौन सा वंश है, गुहिल वंश है। कौन है, गुहिल वंश। ये है राठौड़। कौन है, राठौड़। अब ये तो अपने नाम के आगे राणा लगाते थे, उसी प्रकार से ये अपने नाम के आगे राव, मारवाड़ वाले क्या लगाते थे, राव। तो ये राव चुंडा है, ये राणा लाखा है। लाखा का एक पुत्र है जिसका नाम है चुंडा, ये राजकुमार है मेवाड़ का भी, है ना। और ये मारवाड़ का शासक है राव चुंडा। तो इसकी पुत्री थी हंसाबाई। तो इस चुंडा को अपनी पुत्री का विवाह करना था, यूं कहूं इस रडमल को अपनी बहन का विवाह करना था हंसाबाई से। तो इसके लिए लड़का देखा जा रहा था। तब किसी ने कहा कि ये जो मेवाड़ का चुंडा है, ये बड़ा वीर पराक्रमी योद्धा था, बहादुर था, और अगला राजा भी बनने वाला है। तो इसने कहा कि क्यों ना हम इस चुंडा के साथ में क्या कर दें, शादी कर दें अपनी पुत्री की, हंसाबाई की। तो यहाँ से जो पंडित जी है, इस पंडित जी को भेजा गया, और पंडित जी यहाँ से आते हैं हंसाबाई का नारियल लेकर, कहाँ पर, इस पे, इसके लिए आते हैं। तो दरबार में इस समय ये कहते हैं कि लाखा बैठा था, चुंडा था नहीं वहां पर। तो जैसे ही पंडित जी आए तो उसने कहा पंडित जी आओ आओ, राम राम साहब, कैसे आना हुआ। तो इसने कहा कि, पंडित जी ने कहा कि मैं तो नारियल लेके आया हूँ, तो शादी का नारियल लेके आया। इतना ही कहा इसने। इतने में लाखा ने ऐसे कि देखो आज भी हमारे बुढ़ापे में भी शादी के नारियल आ रहे हैं। तो जैसे ही इतने कहा तो पंडित जी को लगा कि यार गलती कर दी मैंने। तो पंडित जी ने कहा कि सर आपके लिए नहीं है महाराज ये नारियल, ये नारियल तो आपके पुत्र चुंडा के लिए है। तो जोर जोर से जो मंत्रीगण वगैरह थे तो वो हंसने लगे कि देखो इस उम्र में भी लाखा क्या करता है, शादी की इच्छा जाहिर कर रहा है। ऐसी बात हुई तो लाखा जो है एकदम उदास हो गया था, एकदम मायूस हो गया था। जैसे इस बात का पता राणा राव अपने पिता इस कुंवर चुंडा को चलता है, तो कुंवर चुंडा को पता चलता है कि शादी का नारियल आया तो मेरे लिए था, लेकिन मेरे पिता ने शादी की इच्छा जाहिर की है, जिस कारण से मेरे पिता पर क्या हो रही है, लोग हंस रहे हैं। तो इसने कहा कि मैं ये शादी, तो ये आ जाता है, इसने कहा कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, आपको ये शादी करनी होगी तो मेरे पिता के साथ में ही करनी होगी। तब जो मारवाड़ से 5-4 लोग आए थे उन्होंने कहा क्या किया जाए, गलती तो हमसे हो गई। तो कहा एक काम करो, कोई नहीं इसके साथ में कर दो, लाखा के साथ में, लेकिन आप क्या करो, पहले के जमाने में बहुत सारी शादियां होती थी, लाखा के साथ में कर दो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इनसे एक शर्त करो कि यहाँ पर अगला जो पुत्र होगा, जो राजा बनेगा वो हंसाबाई, और जो लाखा से उत्पन्न पुत्र है वही राजा बनेगा, ये चुंडा राजा नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो आए आकर कहा कि हम आपकी शादी, आप हंसाबाई की शादी आपके साथ में कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। चुंडा ने कहा क्या शर्त है, कि शर्त यह है कि इसके बाद में राजा कौन बनेगा, महाराज कल को आप तो मर जाओगे, आपके मरने के बाद में यहाँ पर राजा कौन बनेगा। तो लाखा ने, मंत्रीगण ने सबसे कहा, सबने कहा कि भाई इसमें सोचने वाली बताने वाली क्या बात है, अपना बेटा चुंडा बनेगा। तो कि यही तो दिक्कत है। तो चुंडा ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, कि हम चाहते हैं कि हमारी हंसाबाई और मोकल से, लाखा से उत्पन्न जो पुत्र है वो राजा बने। तो चुंडा ने कहा कि मैंने आपकी शर्त को मान लिया है, मैंने आपकी शर्त को मान लिया है। तो इसने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा।
तो लाखा ने कहा नहीं नहीं यार ऐसी क्या बात है, तुम्हें ही राजा बनना है, तू ही मेरा उत्तराधिकारी है, अगला मेवाड़ का बड़ा बेटा ही राजा बनता है, नहीं इतना नहीं। इसने कहा कि नहीं, मैंने अपने पापा के लिए इतना तो किया और ये क्या करता है, राजा नहीं बनता है। तो फिर इसे तभी तो कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। या तो महाभारत में एक भीष्म पितामह यानी देवव्रत जो था, ये शांतनु का पुत्र था देवव्रत, अपने पिता के लिए उसने क्या किया था, राजा नहीं बना था। और उसने ये भी कहा, शांतनु जो था उसका पुत्र देवव्रत ने तो ये शपथ ले ली थी वहां जब लोगों ने प्रश्न किया था कि ये तो नहीं, लेकिन कल को आगे चलकर इसका विवाह हो, इसकी संतान हो, वो राजा बन जाए तो दिक्कत। तब महाभारत में जो देवव्रत है इसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं आजीवन कमारा रहूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तब उसे महाभारत का भीष्म पितामह कहा जाता है, किसे, देवव्रत को। लेकिन यहाँ पर चुंडा ने तो एक ही शपथ ली है कि मैं आगे चलकर क्या नहीं करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। जबकि आप कहोगे कि इसको भीष्म पितामह इसलिए कहा जाता है कि इसने क्या किया था, मैं शादी नहीं करूंगा। अगर ये शादी नहीं करेगा तो इसको बाद में आगे चलकर ये यहाँ पर इसको सलूम्बर की जागीर मिलती है, तो वहां पर इसके जो वंश है वो कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये इसको जागीर दी। अब लोगों ने कहा कि महाराज जब चुंडा ने इतना किया है तो चुंडा को कुछ तो दिया जाए। तो जो मेवाड़ का प्रथम ठिकाने, जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था सलूम्बर, ये सलूम्बर सबसे महत्वपूर्ण 1 नंबर का ठिकाना था, ये दिया गया इसको, किसको, चुंडा को। और इसमें यह कहा गया कि सलूम्बर वाले जो लोग हैं, ये सलूम्बर वाले राणा के जो राज तिलक हैं, वो भी राज तिलक कौन करेंगे, सलूम्बर वाले। तभी तो याद करो जब आगे चलकर हम महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, जब उदय सिंह की मृत्यु होती है 1572 ईस्वी में गोगुंदा में, तब वो राजा बना देते हैं जगमाल को। लेकिन जैसे ही महाराणा प्रताप अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गोगुंदा में जाते हैं वहां पर, तो वहां पर जो लोग हैं, लोगों ने बात कही कि भाई अगला राजा जो है वो तो अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता है पिता के, लेकिन प्रताप यहाँ कैसे। तो प्रताप ने यह कहा कि जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने राजा जगमाल को बनाया है, मुझे नहीं बनाया। तो लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध करने पर कृष्णदास जो चुंडावत थे वहां पर, उन्होंने ये कहा कि राजा बनाने का अधिकार हमारे को है, सलूम्बर वालों को दिया गया है कि अगला राजा कौन होगा, तो हम आपको राजा बनाते हैं। और वहां पर जगमाल को हटा देता है। तो महाराणा प्रताप जन प्रेमी राजा था, जनप्रिय राजा था, जनता ने राजा बनाया था, ना कि अपने पिता के द्वारा बनाया गया उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, बल्कि ये जनप्रिय राजा था महाराणा प्रताप। आगे पढ़ेंगे खूब सारी बातें। तो सलूम्बर वालों को क्या किया गया था, इनका राज तिलक, राजा की राज तिलक में भाग लेना की उपाधि दी गई। और इनके पास में इनको कहा गया सेना के आप जो हरावल भाग है, इस हरावल भाग में लड़ोगे, है ना, आगे का जो भाग है, इस आगे के भाग में हमेशा मेवाड़ की पक्ष में आप हमेशा आगे की तरफ लड़ोगे, पीछे की कौन सा, चंदावल, ठीक है कोई बात नहीं, आप आगे। इसमें यह भी कहा गया कि मेवाड़, अगर मेवाड़ का राजा कहीं बाहर जाता है किसी कारणवश, तो जो राजधानी है उस राजधानी की रक्षा कौन करेंगे, ये सलूम्बर वाले करेंगे। तो सलूम्बर, सीधी सी बात अपनी है, यही याद रखनी है जी कि चुंडा को कौन सी जागीर दी गई थी, सलूम्बर की जागीर दी गई थी। और ये सलूम्बर वाले जागीरदार ही क्या करते थे, जो राणा बनते थे मेवाड़ के अगले, उनका राज तिलक किया करते थे, ठीक है ना। तो इस कारण से बाद में विवाह हो जाता है किसका, राणा लाखा का, किसके साथ में, हंसाबाई के साथ में। और इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, उस पुत्र का नाम है मोकल। कौन, मोकल। अब आगे राजा बनेगा कौन, मोकल, उसकी बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। तो इतनी सी बात रखनी है। लाखा के दरबार में 2 विद्वान रहते थे, धनेश्वर भट्ट और इग्रेटिंग भट्ट, है ना, धनेश्वर भट्ट और जोगेश्वर भट्ट, है ना, ठीक। अब देखो मोकल, मोकल की हम बात करें, मोकल की, अच्छा जोटिंग भट्ट है, जोटिंग भट्ट, जोटिंग भट्ट। दरबारी विद्वान कौन कौन है, धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट, है ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। अब आगे चलकर राजा बनेगा मोकल। मोकल किसका पुत्र है, लाखा और हंसाबाई का पुत्र है। ये राजा बनता है 1421 में, रहता क्या है 1433 में। पिता लाखा है, माता हंसाबाई है। इसका संरक्षक जो है पूरा चुंडा बनता है। कौन बनता है, राणा, सॉरी, कुंवर जो मेवाड़ का जो चुंडा है, लाखा का जो बड़ा बेटा है, वो चुंडा बनता है। क्योंकि वो राजा तो बन नहीं रहा, राजा बनने से तो इनकार कर दिया, भाई मैं राजा नहीं बनूंगा, तो बना कौन, संरक्षक बना। अब देखो चुंडा जो था, इसने मालवा का जो शासक था, बाद में ये कुछ दिन तो क्या करता है, इसका संरक्षक रहता है। लेकिन अब चुंडा यहाँ पर कार्यभार अधिक देखता है। मोकल अभी छोटा है, तो मोकल छोटा है तो ये अधिक है, बड़ा है, तो इसने कार्यभार संभाला। लोगों से इसकी जान पहचान ज्यादा हुई, जो भी लोग आते इस चुंडा के पास में आते। तो इस हंसाबाई जो थी, इस हंसाबाई को इस पे शक होने लगा कि कहीं ये राजा बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं ये लोगों को भड़का तो नहीं रहा। तो ये इस पे शंका करती है, जिस कारण से चुंडा मालवा का जो शासक था होशंग शाह, इस होशंग शाह के पास में चला जाता है और इसके पास में जाकर क्या करता है, नौकरी करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, नौकरी करने लग जाता है। फिर अब राणा चुंडा तो क्या, ये
चुंडा तो यहाँ चला जाता है। अब मोकल छोटा है, तो मोकल पर क्या होता है कि मोकल इतना समझदार नहीं था, तो अब इसको पता चला कि यार ये जोर शासन तो कौन चला रहा था, हकीकत में ये चुंडा ही चला रहे थे। हंसाभाई को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन हंसाभाई करे क्या, तो हंसाभाई ने अपने भाई जो था इसका रडमल, कौन था रडमल, इस रडमल को बुलाया कि तू आ भाई, थोड़ा सा इसको बता काम वगैरह कैसा करना है, ये तो छोटा है, बालक है, ऐसी बातें। तो ये आता है और आकर इसको समझाता है। समझाने पर ये पता कर मतलब इसने ऐसा कहा कि कुछ दिन बाद में कि वैन अब मैंने मोकल को समझा दिया है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, अब ये शासन कर लेगा और मैं क्या करूंगी यहाँ पर, ये वापस जाता है। तो ये यहाँ से वापस चला जाता है कौन, रडमल। ठीक है, इतनी सी बात। उसके बाद में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण चारों ओर प्रकोटा बनवाया था किसने, मोकल ने बनवाया था। मोकल जो था, इस मोकल ने एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर बनवाया था बप्पा रावल ने, उसके चारों ओर प्रकोटा बनवाया था। और एक समिदेश्वर मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था, और उस पुनर्निर्माण मंदिर का समिदेश्वर मंदिर, या इसे बोलते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भोज ने करवाया था, भोज परमार। किसने करवाया था, भोज परमार। देखो मेवाड़ का एक शासक हुआ था शक्ति सिंह, शक्ति कुमार, शक्ति कुमार शासक होता है। और शक्ति कुमार पर अधिकार एक परमार राजा था मुंज, कौन, मुंज। इस मुंज ने क्या किया, आक्रमण किया, और आक्रमण करने पर यहाँ पर इस शक्ति कुमार से क्या कर लेता है, चित्तौड़ जीत लेता है। और चित्तौड़ जीतने के बाद मुंज का जो आगे चलकर एक उत्तराधिकारी बनता है, उस उत्तराधिकारी का नाम है भोज। और इस भोज ने क्या किया था, यहाँ पर चित्तौड़ में इस भोज की एक उपाधि थी त्रिभुवन नारायण, और ये उपाधि थी त्रिभुवन नारायण, जिस कारण से इसने मंदिर बनवाया, एक त्रिभुवन नारायण का मंदिर, और इसे बोलते हैं समितेश्वर का मंदिर। तो इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो कौन करवाता है, तो मोकल करवाता है। ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक द्वारिका नाथ मंदिर बनवाता है, चित्तौड़ में एक जलाशय का भी निर्माण करवाता है, कौन, मोकल। मोकल ने बाघेला तालाब भी बनवाया था। इस मोकल ने एक बावड़ी बनवाई थी, अपनी जो पत्नी थी गौरंबिका। इस गौरंबिका की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु की याद में, यानी इसकी याद में एक बावड़ी बनाई थी। उस बावड़ी का नाम क्या था, बावड़ी बनाई थी किसकी याद में, अपनी पत्नी गौरंबिका की याद में। इसकी पत्नी कौन थी, गौरंबिका ना, ये गौरंबिका थी। एक अभिलेख मिला है इसके काल से, श्रृंगी अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिलता है, श्रृंगी अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में जो ये पत्नी थी मोकल की गौरंबिका, इसकी द्वारा जो इसकी याद में एक बावड़ी बनाई गई थी, इसकी भी जानकारी अपने को मिलती है कि इसके द्वारा एक बावड़ी बनाई गई थी। इसमें इस अभिलेख में जानकारी मिलती है हमीर, राणा हमीर से लेकर मोकल तक की। देखो राणा हमीर जो था, इस हमीर से लेकर मोकल तक की जानकारी मिलती है, किसकी, मोकल तक की जानकारी मिलती है, किसमें, इसमें। तो इस श्रृंगी जो अभिलेख है ये किसके काल का है, तो ये मोकल का काल का है। और हम बात करेंगे, एक शासक हुआ था मोकल का बेटा लाखा। इस लाखा ने 3 जगहों के, एक तो इसने प्रयाग, एक इसने काशी, और एक इसने गया, यहां तीनों जगहों का इसने क्या करवा दिया था, टैक्स जो है वो टैक्स माफ कर दिया था, किसने, लाखा ने। इसकी भी जानकारी अपने को मिलती है किसमें, श्रृंगी जो ऋषि का अभिलेख है, इस अभिलेख में मिलती है। किसकी जानकारी, कि हमीर से लेकर मोकल तक की जानकारी मिलती है इसमें। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी जो चीजें हैं इसमें और भी बहुत सारी जानकारी मिली है। मिली क्या क्या है और जानकारी, इसमें यह जानकारी भी मिलती है कि मोकल जो था, इस मोकल ने एक शासक, नागौर का शासक था फिरोज, इस नागौर के शासक को हरा दिया था। एक इसने गुजरात का शासक था अहमद शाह, इस अहमद शाह को भी हरा दिया था। अब होता क्या है कि जैसे ही इस अहमद शाह को हरा देता है, तो अहमद शाह को हरा देता है तो ये अहमद शाह वापस इस पे अटैक करता है। कौन करता है, ये अहमद शाह अटैक करता है। और अटैक करता है तो ये मोकल को पता चला, जैसे ही अहमद शाह पर अटैक करता है तो ये इसके सामने जाता है, और एक जगह पड़ती है जिंदवाड़ा, जिलवाड़ा, एक जगह पड़ती है जिलवाड़ा। कहा ऐसा जाता है कि राजसमंद में। इस जिलवाड़ा के पास में जाकर बैठ जाता है कौन, मोकल। और मोकल किसका इंतजार करता है, इस अहमद शाह के आक्रमण का इंतजार करता है कि कब वो आक्रमण करे, कब मैं उससे लड़ूं और उसको क्या कर दूं, रणभूमि में ही मार दूं। ऐसी प्लानिंग करता है कौन, मोकल। लेकिन मोकल के साथ में 2 व्यक्ति और थे। कौन थे, चाचा मेरा, और एक व्यक्ति और था महपा पंवार। कौन था, महपा पंवार। ये व्यक्ति और थे। तो ये व्यक्ति जो है, ये जिंदवाड़ा के पास में रुका हुआ है मोकल। तो ये तीनों जो मिलकर क्या करते हैं, मोकल की हत्या कर देते हैं। बात कब की है, 1433 ईस्वी की है। तो आपसे यह भी ध्यान रखना कि मोकल की हत्या कब होती है, 1433 में होती है। किस स्थान पर होती है, जिलवाड़ा जो स्थान है इस पे होती है। कौन करता है, चाचा मेरा और महपा
पंवार के द्वारा यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर? जिलवाड़ा में। मोकल यहाँ पर क्यों गया था? तो ये गुजरात का शासक था अहमद शाह। कौन सा शासक था? अहमद शाह। ये अहमद शाह था ना गुजरात का शासक, इसका इंतजार करता है कि क्योंकि ये आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है तो ये सामने चला जाता है मोकल उसके, कि मैं उसको वहीं पे जाकर क्या कर दूंगा? मार दूंगा। लेकिन इसको चाचा और मेरा, ये चाचा मेरा मैंने बात की थी आगे आपको जिस टाइम पर पढ़ाया था, तो ये किसके पुत्र है? तो हमने एक शासक पढ़ा था क्षेत्र सिंह या खेता। कौन है? खेता या क्षेत्र सिंह, उसके पुत्र है। कौन? चाचा और मेरा। और उसकी एक दासी थी, पासवान थी, उसके पुत्र, बिना मतलब के पुत्र थे। देखो आगे जाकर ये पंगा कर रहे हैं, है ना। तो यहां तक ही हमने बात कर ली। आगे की जो भी चर्चाएं हैं वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाते रहिए। प्लस एकेडमी के साथ में बनकर अपनी तैयारी को एक नई उड़ान, नई दिशा देने के लिए प्लस एकेडमी आपके साथ है। जय हिंद।